गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब आज फिर से भेजा है, तो पुराना वाला चाहो तो हटा देना, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 में फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, उस फ्रेजल वर्ब का में करीबन 300 क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने असेंबल करके लगा दिए हैं और विद इंग्लिश में जो मीनिंग है, हिंदी में मीनिंग है और एक एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप देख लो, शुरुआत में मैंने तो उसको ऐड कर दिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, जरा एक बार चेक करना। सुनो, एडवर्ब जब मैंने पढ़ाया था तो 12 से 17 नंबर पेज का जो पढ़ाया वो कहाँ गया है? ठीक है, वो नहीं लगा हुआ है। हाँ दया, वही चीज मैं पूछ रही हूँ कि 12 से 17 नंबर पेज जो मैंने पढ़ाया है वो बैकअप नहीं है, वो आज जरा चेक करो। देख लो, और मैंने पढ़ाया है, ये मुझे अच्छे से याद है। इसमें आपको 301 तक है और उसके बाद वो फ्रेजल वर्ब जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाए थे, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको जो भी करेक्शन वगैरह लगाया था उस दिन, वो सब लगा के मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जितना भी उस दिन करेक्शन लगा था वो सब लगा दिया है इसमें। अब उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। देखो, इसका मीनिंग थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग लिखा था, वो भी मैंने डाल दिया है यहां पे। क्या है ना। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर, उसका भी मीनिंग लिखा था, वो भी सारा इसमें डाल दिया है मैंने। और ये पूरा कंप्लीट जितना कराना था मुझे, मैंने करा के आपको देख लो 142 तक था, मैंने ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो ये दिल्ली आऊंगा, फ्यूचर लगाओ बेटा, बेटर वर्ड होगा धीरेन्द्र, ठीक है। सफिशिएंट है बेटा टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। देखो 300 तक तो फ्रेजल वर्ब है और उसमें से इंपॉर्टेंट जो थे वो करीबन 150 के तक थे जो मैंने आपको सेंटेंस में दे दिया, ठीक है ना। कहां पे तूफान आया आकांक्षा? बहुत तेज। आज तो मुंबई में आया है, कल शायद बहुत तेज। ये आपको मिल गया है फ्रेजल वर्ब। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन बेटा एक साथ नहीं दे पाऊंगी। उसका रीजन क्या है? सब था बुक के हिसाब से, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मैं नोट्स में देख रही तो मुझे लग रहा है उसमें मैं कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहूंगी। तो मैं आपको हर क्लास में, जब भी मैं आगे पढ़ा रही हूं, तो हर क्लास में जब भी मैं आऊंगी तो मैं आपको 100 फिक्स प्रेपोजिशन विथ मीनिंग विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्रेपोजिशन का बहुत अच्छा मैटर मैं बना रही हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दो। 2 चीजें मैंने आपका लटकाया हुआ है। क्या? एक आपका लीगल टर्म्स, उसको लटका दिया, ठीक है ना। सुमित पढ़ाई करो चुपचाप से, ये ऑफलाइन वाला तुम लोग बदमाशी शुरू कर दियो यहां पर भी। हाँ, मुंबई में आया तूफान बहुत तेज। अब सुनो, मैंने 2 चीजें आपका लटका के रखा है। एक तो लीगल टर्म्स जो मुझे करना है, अच्छा मेरठ के पास बहुत तेज तूफान आ गया है, और दूसरा जो मैं यहां पे आपको बता रही हूं वो जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो वाला, ठीक है ना। हरा मतलब क्या? प्रतीक्षा, फिक्स प्रेपोजिशन जो है ना बेटा, सिलेबस, रुको बेटा, अभी आप सिलेबस की बात कर रहे हो। सिलेबस परसों ही लिखवाया था आप लोगों को, क्या क्या बचा है उसके बाद। फिक्स प्रेपोजिशन बाकी है। फिक्स प्रेपोजिशन में आपको धीरे धीरे एक 100 क्वेश्चन का 100 फिक्स प्रेपोजिशन प्रोवाइड करूंगी।
नहीं तो वॉल्यूम 1 का ही फिक्स प्रेपोजिशन उतर जाएगा, फिर क्या फायदा। देखो कंजंक्शन में आओ। कंजंक्शन क्या है? जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड मतलब भाई जो जोड़ता है उसको कहते हैं कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन का मतलब जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। अब आओ, अगर कंजंक्शन की बात करें तो पहले तो हमें एक सेकेंड बेटा, क्लॉजेस नहीं है ये, क्लासेस ऑफ कंजंक्शन होगा। क्लासेस ऑफ कंजंक्शन सबसे पहले हम देख ले कि कंजंक्शन के कितने क्लासेस हैं। पहले एक बार रीड करो, तो पहले एक बार रीड करो। एक बार साउंड ऑफ करना। रणवीर उसके 60 सेट्स, रुक जा अभी, पहले रुको। अब सुनो, क्लासेस ऑफ कंजंक्शन क्या है? क्लासेस ऑफ कंजंक्शन देखो तो कंजंक्शंस कितनी क्लासेस में बटे हुए हैं। सबसे पहले हम आएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। अब जरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मीनिंग समझो क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ना, वो किसी वाक्य को जोड़ेगा, दो वाक्य हैं उसको जोड़ दे। वैशाली कंजंक्शन आज ही स्टार्ट किया मैंने, अभी स्टार्ट किया। आपको फिक्स प्रेपोजिशन पे रोक दिया है मैंने, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन में 100 लेके आते जाऊंगी, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। विकास फ्रेजल वर्ब का इंप्लीमेंटेशन में क्या पढ़ाऊं? 150 क्वेश्चन, 142 क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन ही तो पढ़ाया था मैंने। प्रेपोजिशन विपुल खत्म नहीं हुआ है, प्रेपोजिशन का फिक्स प्रेपोजिशन बाकी है, जो मैं हर क्लास में 100 लेकर आ सकती हूं, ठीक है। ये कह रही हूं मैं, फिक्स प्रेपोजिशन 100 लेके आ पाऊंगी मैं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी सारा एक साथ दे दूं तो याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जॉइंट स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, दो वाक्य हैं, हमने जोड़ लिया, लेकिन ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज कैसे जोड़ते हैं? क्लॉज अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि क्या क्लॉज होता है। पहले आओ, मैंने कहा ये स्टेटमेंट्स को जोड़ता है ऑफ इक्वल रैंक। व्हाट इज इक्वल रैंक? देखो ऐसे भी ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही है इक्वल रैंक, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है इक्वल रैंक। लेकिन अब बताओ कि हम इस इक्वल रैंक से क्या मतलब समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रैंक? कुछ एग्जांपल्स देख लो, फिर समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, यहां पे ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। ध्यान से सुनना, ही इज रिच बट माइजर। यहां पे ये जो माइजर है ये नाउन है। अब मुझे बताओ क्या इक्वल रैंक हुआ? एक सेकेंड रखना बेटा। इक्वल रैंक हुआ? कहोगे इक्वल रैंक हो ही नहीं सकता, ये क्यों? अंकित इसके ज्यादा फ्रेजल वर्ब कोई और करा सकता है तो मुझे बता दो। फ्रेजल वर्ब ये कम कराए हैं। फ्रेजल वर्ब अगर आप कहोगे तो पूरा पूरा डिक्शनरी उठा लो, कितना फ्रेजल वर्ब मिल जाएगा आपको। फ्रेजल वर्ब मोर देन सफिशिएंट करा दिया। 300 फ्रेजल वर्ब में से 300 फ्रेजल वर्ब का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, जो मैंने दे दिया आज नोट्स में। लेकिन उसमें से 142 फ्रेजल वर्ब का फिर से मैंने नया सेंटेंस बनाया। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के आए हुए थे, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा क्या, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। रिच एडजेक्टिव है तो माइजर, बेटा माइजर तो नाउन है। मैंने कहा इक्वल रैंक चाहिए, इक्वल रैंक के लिए क्या करें? आ जाओ, अब सही हुआ, देखो अब सही हुआ है। क्यों? ही इज रिच
बट माइजरली। अभी माइजरली कैसे पता? याद करो, हमने एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ा था। माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इन अ माइजरली मैनर ये एडवर्ब था। अब हमारा ठीक बैलेंस हो गया, रिच एंड माइजरली। देख लो, ठीक है। ही इज फूलिश एंड कावर्ड। अब ये गलत हो गया। कैसे भाई? फूलिश एडजेक्टिव है, कावर्ड मतलब कायर। कायर याद करो, फिर से एडजेक्टिव चैप्टर। कावर्ड माइजर नाउन था, है ना। उसके बाद एडजेक्टिव ly लगा के, और एडवर्ब इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, है ना। बस वही तो था। तो देखो, ही इज फूलिश एंड कावर्ड गलत है, ही इज फूलिश एंड कावर्डली। एडजेक्टिव को बैलेंस करेंगे ना, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप एक सेकंड रुकना बेटा, बंद करना। आ जाओ। इसका मतलब है कि हमें फूलिश और कावर्डली एक ही, जानते हो इसको पैरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको पैरलिज्म भी कहते हैं। पैरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल की बात। यानी एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन हो, एक जेरेंड हो दूसरा भी जेरेंड हो, एक एडजेक्टिव हो दूसरा भी एडजेक्टिव हो, या पैरेलल चलेगा ना। इसको हम पैरलिज्म में भी पढ़ते हैं। और यहां पे क्या पढ़ रही हूं मैं? यहां पे समझा रही हूं कि इक्वल रैंक होगा। बेटा कावर्ड पर्सन गलत है। कावर्ड खुद ही नाउन है, पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पर्सन लगाना जरूरी है तो कावर्डली पर्सन लगाना पड़ेगा, है ना। इक्वल रैंक का मतलब हो गया ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे। अब आओ नेक्स्ट। शी एट क्या? एन एप्पल नाउन, एन ऑरेंज नाउन, और वर्ब हो गया वॉश्ड हर हैंड्स। ये क्या है भाई? हमें पता है, अगर हम 5 लड़कों का नाम लेंगे तो हम कहेंगे राम कॉमा, श्याम कॉमा, मोहन कॉमा, उसके बाद विवेक एंड सोहन। मतलब 4 का तो कॉमा कॉमा से काम चला लिए, और आखिर लगाना तो एंड लगा दिया। क्यों? क्योंकि 5 लड़कों का नाम, 5 स्टूडेंट्स का नाम, 5 शहर का नाम, यानी सब इक्वल है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं अच्छा हमारा 3 है तो 3 है, इसका मतलब है एक बार कॉमा लगा दो और फिर एंड लगा दो। बेटा एक बात बताओ, कॉमा तो तब लगाते और एंड तब लगाते जब तीसरा भी नाउन होता, तो ऐसा नहीं है। तो फिर ये दोनों नाउन को जोड़ो ना, क्या से? एंड से। 2 ही नाउन है आपके पास, कॉमा का ऑप्शन ही नहीं है। 3 होता तब एक बार कॉमा और एक बार एंड लगता, है ना। लेकिन यहां पे तो ऐसा है ही नहीं बेटा, रिच एडजेक्टिव है, द रिच नाउन होता है। एंड देन वॉश्ड हर हैंड्स होगा, यहां पे क्या होगा? शी एट एन एप्पल एंड ऑरेंज एंड देन वॉश्ड हर हैंड्स होगा। एंड देन वॉश्ड हर हैंड्स, देन लगाने से क्या हुआ? एंड लगा के छोड़ दो, देन लगाने की जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं, देन लगाने से सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है और कुछ नहीं। देन लगाने से थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी मिल रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंकित, मैंने वॉल्यूम 1 में 300 फ्रेजल वर्ब जो दिया है वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूं। उसके साथ 300 सेंटेंसेस भी ऐड कर दिया। उसमें जो सबसे अच्छे जिससे एग्जाम में आए हुए हैं उससे बना के सेंटेंसेस मैंने 122 और एडिशनल कराया क्लास में, ठीक है। एपी आप ये है ना मेल करके पूछ लो, ये मुझे नहीं पता बेटा। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा कि भाई देन मत लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन देन लगा दोगे ना तो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा,
है ना, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अब आओ जरा इसको देख लो, उसके बाद बात करते हैं। पहले इसको देखो। नहीं बना नहीं है, लेकिन देन से बेटा विशाली आगे अलग सेंटेंस बन गया ना, आगे अलग चला गया। एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, एन एक बार कैसे आएगा, दो बार आएगा ना। देखो और सेंटेंसेस देखो, इक्वल रैंक पर कुछ और देखो। थर्ड रिपीट करें। थर्ड में क्या कहा मैंने, एप्पल ऑरेंज एंड वॉश्ड, तीनों एक ही कैटेगरी में नहीं है कि एक बार कॉमा लगा दिए एक बार एंड लगा दिए। एप्पल और ऑरेंज एक ही कैटेगरी में है, इसलिए उसके बीच में हमने कंजंक्शन लगाया, ठीक है। और आगे तो आगे को जोड़ने के लिए एंड देन लगा दिया मैंने, एंड देन करके आगे जोड़ लिया, ठीक है। अब ये देखो, और प्रेपोजिशन ध्यान रखना, अभी प्रेपोजिशन खत्म नहीं हुआ है, उसका 100 क्वेश्चंस हम लोग रोज करते जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया इक्वल रैंक जोड़ता है। अब इक्वल रैंक पे जरा फोर्थ में ध्यान से देखो क्या है, इट इज लाइक डूइंग नथिंग। लाइक के बाद बेटा लाइक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम जेरेंड लगाते हैं, ठीक है ना। और बी आइडल, भाई बी क्या है, बी तो वर्ब का बेस फॉर्म है ना। यानी हमने क्या किया, लाइक डूइंग नथिंग और के बाद इस बी को भी तो जेरेंड बनाओ। कैसे बनाए, बी को आईएनजी फॉर्म में लगा दो। ही लाइक्स क्या, टू जॉग, जॉगिंग करना पसंद करता है, एंड रनिंग व्हेन ही एक्सरसाइजेस, जब वो एक्सरसाइज करता है तो जॉग और रन करना पसंद करता है। खुद देखो ध्यान से, टू जॉग इन्फिनिटिव है, रनिंग जेरेंड है। टू जॉग इन्फिनिटिव है, रनिंग जेरेंड है, क्या करे, टू रन लगाओ। ही लाइक्स टू जॉग एंड टू रन, ही लाइक्स टू जॉग एंड टू रन। क्यों टू जॉग टू रन, भाई इन्फिनिटिव को बैलेंस इन्फिनिटिव से करेंगे ना। इसका मतलब अगेन मैं एक ही चीज पर अभी पर रुकी हुई हूं, सिर्फ एक ही चीज पर, कि खुद देखो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इक्वल रैंक को जोड़ता है। और इक्वल रैंक जो है वो एक ही तरह के वर्ड को ज्वाइन करेगा, जैसे बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। So both the words joined by a coordinating conjunction must be of equal rank। यानी यहां पे but equal rank को जोड़ा, and equal rank को जोड़ेगा। यहां पर भी एप्पल और ऑरेंज दोनों सेम रैंक का है, तो and यहां लगा दो। तो फिर आगे मुझे कंटिन्यू करना है, क्या करूं मैं, तो ठीक है and then करके आगे जो करना है करो, है ना। लेकिन सही चीज को तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने कहा ही वर्क्स ऑनेस्टली, ऑनेस्टली का मतलब है एडवर्ब, है ना। फिफ्थ में तो मैंने, अगर आप कहोगे मैम जेरेंड नहीं होगा, तो एक काम करो, टू जॉग को मैंने टू रन बना दिया। अब इसको देख के वापस पलट के इसको सही करना चाहते हो तो ये भी चलेगा, ही लाइक्स जॉगिंग एंड रनिंग, है ना, ये भी चलेगा, ठीक है। शी वर्क्स ऑनेस्टली, ये वर्क्स ऑनेस्टली बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ, वर्क्स ऑनेस्टली एंड विथ सिंसियरिटी नहीं होगा ना बेटा, सिंसियरली होगा ना, है ना। क्योंकि विथ सिंसियरिटी, याद करो हमने एडवर्ब में बताया था, जॉगिंग कर सकते हो, लेकिन आप फिर वापस पलट के आने की बात कर रहे हैं। वापस पलट के आना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, यू नो। इसीलिए हम आगे को सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर।
तो शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ध्यान से देखो दोनों हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। विथ क्या है, विथ प्रेपोजिशन है। इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से बैलेंस करो, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से बैलेंस करो। व्हाट इज इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव है। व्हाट इज जेरेंड, V1 ING जेरेंड है। अगर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म शुरू में, तो इधर को भी बैलेंस उसी से करो। और अगर ये इधर इन्फिनेटिव, अगर आप चाहो तो यहां पर इन्फिनेटिव को जेरेंड भी बना सकते थे, ठीक है ना। क्लियर? हर्ष, आप अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहे हो। आप पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज में चले गए और मुझे कह रहे हो सबऑर्डिनेट क्लॉज बताओ। मैं कैसे बता दूं जब पढ़ाया नहीं तो? और फिर मैं इग्नोर मार रही हूं कि चलो आगे आने ही वाला है, तो कह रहे हो पहले मेरा क्वेश्चन पढ़ो। तो अननेसेसरी चीजें मत करो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता दिया, स्टेटमेंट्स या क्लॉजेस, क्लॉजेस भी नहीं बताया अभी तक आपको। लेकिन इक्वल रैंक का होना चाहिए। इक्वल रैंक का मतलब होता है कि वो आपको एंड बट वगैरह से जोड़ोगे तो जो दो शब्दों को जोड़ोगे वो दोनों एक ही रैंक के होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? मैंने पंकज ये कहा था कि लाइक के बाद इन्फिनेटिव जेरेंड दोनों हो सकता है, हाँ कहा था। तो यहां पे पहले मेरा इन्फिनेटिव आ गया, तो अगले को मैं इन्फिनेटिव में चेंज करूंगी ना, उसको जेरेंड में देख के फिर मैं वापस थोड़ी आऊंगी, ठीक है। शी वर्क्स ऑनेस्टली होता है। अब ऑनेस्ट कैसे लगा दोगे शौर्या? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, आप तो एडजेक्टिव से उसको कर रहे हो और एडजेक्टिव और नाउन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, जरा पहले इसको देखो, 1 मिनट रुक के देख लो। नहीं सुमित, मैं मॉर्निंग में कोई बैच स्टार्ट नहीं कर रही हूं अपना, क्योंकि मेरा ऑफलाइन बैच कब खुल जाए कुछ पता नहीं। चलो देख लिया। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ आपको ये टाइप्स इसलिए करा रही हूं क्योंकि कई बार है ना, जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, CDS में बिल्कुल एग्जैक्टली पूछ ले रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और वो आप काफी और डिटेल में पूछने लगा है। तो इसीलिए मैंने इसका कंप्लीट आपको अच्छे से समझा दे रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेट को आप महसूस कर रहे हो? एक्यूमुलेट, क्यूमुलेट वर्ड से महसूस करो ना, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? सिर्फ जोड़ रहा है। क्या जोड़ेगा? देखो एंड है ना, जोड़ रहा है। ऐड कर दिया क्या? वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये सिर्फ ऐड करता है वन स्टेटमेंट टू अनदर। जैसे वो खाना बनाती है और मैं सफाई करता हूं, शी कुक्स एंड आई क्लीन। एक्यूमुलेट का बना है क्यूमुलेट यानी क्यूमुलेटिव, इसका मतलब है सिर्फ उसको जोड़ दिया, ये है क्यूमुलेटिव। देखो आपको एडवर्सेटिव से एक एडवर्स मीनिंग फील हो रहा होगा, है ना, एडवर्स मीनिंग फील हो रहा। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल का मीनिंग देखो क्या है? दो वाक्यों के विरोध को दर्शाता है। जैसे ही वर्कड हार्ड, लेकिन जो रिजल्ट था अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। प्रतिकूल क्या है? बट ही फेल्ड। देखो उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। ध्यान से देखो, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड का मतलब है उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है ना बेटा। विथ प्लस नाउन मिलके एडवर्ब का काम करता है,
लेकिन उसमें एडवर्ब फॉर्म के साथ अगर मैच करना है तो हमें एडवर्ब फॉर्म चाहिए ना। मेरे पास नहीं होता तो मैं सोचती, जब है हमारे पास तो हम क्यों सोचे, हम फिर वो लगाएंगे। हो गया। अब आओ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, समझ में आया अंकित? नाउ सी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब भाई मुझे रूम पसंद नहीं, ऑल्टरनेटिव क्या आपके पास, मतलब विकल्प क्या है, विकल्प बताएगा। क्या विकल्प है, ये वर्क हार्ड करना चाहिए इस लड़की को, नहीं तो विकल्प क्या बचेगा उसके पास, फेल करना, है ना। टेक दिस और दैट, टेक दिस रूम और दैट रूम, यानी आप अगर ये नहीं लोगे तो विकल्प क्या बचेगा, वो रूम विकल्प बचेगा। इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प चुनना है आपको, दो में से एक विकल्प चुनना है तो ऑल्टरनेटिव। और इलेटिव क्या होता है, फिर से सुनो। मर्सी और काइंड में, मर्सी बेटा नाउन है, काइंड एडजेक्टिव है। आनंद आ जाओ वापस चुपचाप से, अभी पर देखो ये इलेटिव सुनो क्या, इलेटिव इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन वर्ड आया है मतलब एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल। अब देखो ध्यान से, क्यूमुलेट का मतलब एक्यूमुलेट, जोड़ेगा, है ना। एडवर्सेटिव प्रतिकूल बताएगा, भाई मेहनत किए हो तो पास करोगे ना, नहीं प्रतिकूल रिजल्ट बता रहा है कि फेल किया, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव विकल्प क्या, टेक दिस रूम और दैट रूम, वर्क हार्ड और यू विल फेल, यानी विकल्प बताएगा। और इलेटिव, इलेटिव बना है वर्ड इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, यानी आप एग्जाम्पल दिखाओ क्या है, क्या एग्जाम्पल है जरा देखो। निष्कर्ष दर्शाता है, वी मस्ट हैव नेग्लेक्टेड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेंडेमिक स्प्रेड रैपिडली, मतलब हमने जरूर इंस्ट्रक्शन को, जो निर्देश था उसको नेग्लेक्ट किया होगा। मस्ट हैव नेग्लेक्टेड का मतलब है नेग्लेक्ट किया होगा, क्योंकि अब ये फॉर का मतलब के लिए नहीं है, ध्यान रखना यहां पे, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन बता रहा है। इलस्ट्रेशन यानी ये एग्जाम्पल बता रहा है किस चीज का, भाई हमने इंस्ट्रक्शंस को जरूर इग्नोर किया होगा, क्योंकि पैंडेमिक जो है ना बहुत तेजी से फैला। तेजी से क्यों फैला, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमने इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल क्या है कि भाई इसीलिए तो इतना तेजी से फैला। आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इलस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, पैंडेमिक तेजी से फैला, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जरूर हमने डायरेक्शंस को इग्नोर किया होगा। अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 टाइप के हैं। हालांकि आपको इसके नाम की अगर बात करोगे तो हम इसलिए करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि सीडीएस में 10 क्वेश्चन सब सीधा सीधा आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है वो बताइए। तो वो जनरली थोड़ा हल्का ही पूछता है, कंजंक्शन पूछ लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछ लेगा। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा तो मुझे दिमाग में ठनका कि भाई इसने प्रोनाउन नहीं बोला, इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला। तो हो सकता है ये कंजंक्शन ना कहे कि कोऑर्डिनेटिंग में कंजंक्शन में पहुंच जाए, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सब टाइप्स में पहुंच जाए, तब फिर क्या होगा, है ना। ये देख लो, क्लियर। चलो अब आ जाओ, जो हर्ष आप पूछ रहे थे, मैंने इसे तो कहा शांति बना के रखो, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी। किसमें जोड़ना है?